डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो कोलाइडल स्टेट चैप्टर है उसका नेक्स्ट टॉपिक यानी कि अंतिम टॉपिक पढ़ रहे हैं। और उसका कुछ पार्ट मैंने आपको कल भी बताया था, और वह है कोलाइडों के सामान्य अनुप्रयोग, जनरल एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स। उसमें मैंने आपको कोलाइडों का जो जनरल एप्लीकेशन है उसमें दो एप्लीकेशन के बारे में मुख्य रूप से बताया था कि कोलाइड, जो कई कोलाइड ऐसे होते हैं जो खाद्य पदार्थ के रूप में भी काम में आते हैं और औषधियों के रूप में भी काम में आते हैं। तो अपन ने कल बहुत विस्तार से इसके बारे में, इन दोनों के बारे में चर्चा की थी कि मक्खन, पनीर, दूध, रोटी आदि सब जो कोलाइड हैं वो खाद्य पदार्थ के रूप में काम में आते हैं, तथा ओजिरॉल, प्रोटीजोरॉल, कोलाइडी स्वर्ण, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, कोलाइडी गंधक, कोलाइडी कॉपर, कोलाइडी एंटीमनी, फिटकरी और फेरिक्लोराइड, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड, डाइजीन, फेस वॉश, फेस क्रीम, शैम्पू, शेविंग क्रीम, और जो स्किन की जो ट्यूब्स होती हैं, मरहम्स होती हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो कोलाइड पदार्थ होते हैं या कोलाइडी विलियन होते हैं। वो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, उनका जो हमारे जीवन में अनुप्रयोग होता है। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे, वो तीसरा जो अनुप्रयोग है वह है क्या, साबुन तथा अपमार्जकों का सफाई में उपयोग। साबुन, आप जैसे जानते हो, साबुन और अपमार्जक भी कोलाइडी विलियन बना लेते हैं। साबुन जल में विलय करने पर झाग देते हैं जिनकी कोलाइडी प्रकृति होती है। ये जो झाग होते हैं उनकी कोलाइडी प्रकृति होती है। इन पर चिकने पदार्थ व गंदगी के अन्य कणों का अधिशोषण हो जाता है, जिससे ऐसे पदार्थ कपड़ों से अलग हो जाते हैं और जल प्रवाह के साथ बह जाते हैं तथा कपड़े साफ हो जाते हैं। यानी कि जो इसमें झाग बनते हैं वो कोलाइडी विलियन होते हैं, और वो जो चिकने पदार्थ होते हैं उनको या गंदगी के अन्य कणों का जो है एड्जॉर्प्शन कर लेते हैं, अधिशोषण कर लेते हैं, और उसके साथ फिर वो अगर पानी बहाते हैं तो वो साफ़ होके चले जाते हैं। और ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कैसे साबुन जो है वो कपड़ों से मैल को अलग करता है। फिर आता है वाहित मल का निष्कासन, जो है वो कोलाइडी विलियनों द्वारा कैसे कर सकते हैं। शहर के गटर और नालों में बहने वाले पानी में मल और गंदगी के कण कोलाइडी अवस्था में रहते हैं जिन पर ऋणावेश होता है। इस वाहित मल को एक कुंड में एकत्रित किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोड लगी हुई हो। इसमें वैद्युत कण संचलन किया जाता है जिससे ये कण एनोड पर अवक्षेपित हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो, जैसा कि हमने बताया है कि ये जो गंदगी होती है या मल होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड जो होता है उस पर धनावेश होता है, जिसके कारण से ये नेगेटिव पार्टिकल जो है या मल व गंदगी के जो पार्टिकल हैं इस इलेक्ट्रोड यानी एनोड यानी कि धनावेशित इलेक्ट्रोड पर आकर अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार इन कणों का खाद बनाने में तथा अवशिष्ट जल को सिंचाई में काम में लिया जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोड है उस पर तो सारा का सारा जो मल है वो डिपॉजिट हो जाता है और पानी जो है उससे अलग हो जाता है। तो जो साफ पानी है यानी कि उससे पानी अलग हुआ वो सिंचाई में काम आ जाता है, और जो अवशिष्ट जो है मल है या जो गंदगी है वह हमारे खाद के रूप में काम आती है। इस प्रकार से वाहित मल का अपन निष्कासन कर सकते हैं। फिर आता है चरम शोधन में, टेनिंग में कोलाइडी विलियंस का कैसे उपयोग करते हैं, कोलाइडों का कैसे उपयोग होता है। खाल और चमड़ा दोनों ही जैल संरचनाएं होती हैं। इनमें प्रोटीन कोलाइडी अवस्था में होता है। जब चमड़े को टेनिन में भिगोया जाता है तो चमड़े के धन आवेशित कणों तथा टेनिन के ऋण आवेशित कणों का परस्पर स्कंदन हो जाता है, जिसके कारण से चमड़ा कठोर हो जाता है, और इस प्रक्रिया को चरम शोधन कहते हैं। कठोर चमड़ा अपन फिर उसको काम में ले लेते हैं। फिर आता है फोटोग्राफिक प्लेट में कोलाइडी विलियन की क्या भूमिका होती है। इसमें पतले कांच की प्लेट पर जिलेटिन में AGBR के निलंबन की तय चढ़ी रहती है। जिलेटिन जो होता है उसमें AGBR के निलंबन की जो तय चढ़ी रहती है, कांच की जो प्लेट होती है उस पर, और
जो केबीआर और जिलेटिन के विलयन में AgNO3 मिलाने पर हमें AgBr बनता है, जो सूक्ष्म निलंबन के रूप में होता है। जिलेटिन रक्षक कोलाइड का कार्य करता है। इस प्रकार फोटोग्राफिक प्लेट में कोलाइडी विलयनों की भूमिका होती है। फिर आता है धुएं का अवक्षेपण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सामान्यतः परीक्षा में पूछा भी जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें दिखा रखा है, इस तरह का जो है वो धुआं अवक्षेपक होता है या कोलेट्रल को कोट्रेल जो अवक्षेपक होता है, और उसमें से अपन क्या है जो कार्बन के पार्टिकल हैं या कार्बन या फिर और कोई नेगेटिव पार्टिकल्स जो है धुएं में होते हैं, वो उसको अपन अलग कर सकते हैं। सामान्यतः जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनके चिमनियों पर इस तरह का जो है ये इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं। उसमें देखिए जैसे इस तरह का ये चिमनी जो है उस पर लगा देते हैं, और तो चिमनी से जो है वह गैस जो है डस्ट और कार्बन पार्टिकल के साथ एंटर करती है। उसके ऊपर एक एनोड लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड के संपर्क में जैसे ही ये कार्बन के नेगेटिव पार्टिकल आते हैं या डस्ट के नेगेटिव पार्टिकल आते हैं तो उनका डिपोजिशन हो जाता है। किस पर? इसी इलेक्ट्रोड के संपर्क में आते हैं। तो जैसे ही इस पे संपर्क में आते हैं तो उसका अवक्षेपण हो जाएगा, और अवक्षेपण होने के कारण से ये फिर नीचे आ जाएंगे। तो जो कार्बन और डस्ट पार्टिकल है वो तो नीचे आ जाएगा, और कार्बन और डस्ट पार्टिकल के विदाउट जो है जो गैस के पार्टिकल्स हैं या जो गैसेज हैं वो बाहर निकल जाएंगे, जिसके कारण से एनवायरनमेंट में कार्बन और जो है डस्ट के पार्टिकल नहीं होते, और वह कण जो हैं जो कार्बन और डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो उससे सेपरेट हो जाएंगे। तो फैक्ट्रियों की चिमनी से निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होता है तथा ये एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। धुआं कार्बन कणों का वायु में कोलाइडी प्रक्षेपण होता है। इन कार्बन कणों को धुएं से अलग करने के लिए विपरीत आवेशित धात्विक प्लेटों के सीधे संपर्क में लाकर अवक्षेपित कर लेते हैं। कोट्रेल अवक्षेपक विधि में कार्बन के ऋणात्मक कण धन आवेशित इलेक्ट्रोडों के संपर्क में आकर उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाते हैं तथा चिमनी से निकलने वाली गैसें धूम रहित हो जाती हैं या धुआं रहित हो जाती हैं, वह कण पैंदे में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से इसको क्या है धुआं का अवक्षेपण करके, यानी कि जो है जो गैसेस होती हैं या यूँ कहिए कि जो हार्मफुल हमारे पास कार्बन और जो धूल के डस्ट के जो पार्टिकल होते हैं उनको साफ कर लिया जाता है और शुद्ध हवा जो है वह एनवायरनमेंट में छोड़ दी जाती है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है जल का शोधन। अशुद्ध जल में मिट्टी के कण, बैक्टीरिया आदि उपस्थित होते हैं। इन कणों पर ऋणावेशित होता है। इनको अलग करने के लिए जल में पोटास एलम यानी फिटकरी डाली जाती है। फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम +3 आयन जल में उपस्थित मिट्टी के जो कि ऋणावेशित कण होते हैं या जो मिट्टी में अशुद्धियाँ होती हैं जिन पर ऋणावेशित आवेश होता है उनको उदासीन कर कर अवक्षेपित कर देते हैं, और इससे फिर वो पैंदे में बैठ जाएंगी, यानी एल्यूमिनियम का धनावेशित और जो पानी में ऋणावेशित जो कण हैं या मिट्टी के कण हैं या बैक्टीरिया है या और कोई नेगेटिव इम्प्योरिटी है, उससे जो एल्यूमिनियम है आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और वो क्या हो जाते हैं अवक्षेपित हो जाते हैं और पैंदे में बैठ जाते हैं, और उससे ऊपर का जो पानी है स्वस्थ पानी है उसको निथार लेते हैं और उसको काम में लिया जाता है। इस प्रकार जल शोधन में काम में लिया जाता है। अब कोलाइडी विलयनों की नदियों में डेल्टा की उत्पत्ति करने में क्या भूमिका होती है। देखिए जो रिवर्स होते हैं वो उसमें नेगेटिवली चार्ज डस्ट के पार्टिकल होते हैं या नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जो रिवर्स है वो समुद्र में जाके गिरती हैं। तो जिस जहाँ पर रिवर्स का शुद्ध पानी, रिवर्स का जो पानी है जिसमें नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल है, और समुद्र का पानी जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और इस प्रकार के सोडियम है, इस प्रकार के जो धनावेशित कण होते हैं वे रहते हैं। तो जैसे ही वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो समुद्र के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है।
इस क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं और वो क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। और साइज बड़ा होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से वो जम जाते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है कि सस्पेंडेड नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स जो है वो एक रिवर में होते हैं, और जो हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो सी वाटर में होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम ये हैं। तो ये मुहाना है यानी कि किनारा है समुद्र का, यहाँ पर आकर नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल मिलते हैं और डेल्टा का निर्माण कर लेते हैं, और ये प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स होते हैं। PPTED जो लिखा हुआ है इसका मतलब अवक्षेपित पार्टिकल्स हैं, और ये एक डेल्टा का निर्माण कर लेते हैं। तो जल, नदी का जल अपने साथ रेत तथा अन्य बहुत से पदार्थ निलंबित अवस्था में ले जाता है। ये कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं। जब नदियों का जल समुद्री पानी के संपर्क में आता है तो उसके कोलाइडी कणों का स्कंदन हो जाता है, क्योंकि समुद्र के पानी में कई विद्युत अपघट्य जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि उपस्थित होते हैं, जिनके धनायनों से स्कंदन हो जाता है। स्कंदित कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जम जाते हैं, जिससे ये इकट्ठे होकर डेल्टा का रूप धारण कर लेते हैं। अब उसके बाद आता है रबड़ उद्योग में किस प्रकार से कोलाइडी कण काम में आते हैं। रबर के पौधों से प्राप्त दूध कोलाइडी कण होते हैं, जिनके पर ऋणावेश होता है। इन दूध में जिस चीज़ को बनाना होता है उसका सांचा बनाकर डाल देते हैं। सांचे को एनोड बना देते हैं, जिससे रबड़ के ऋणावेशित कणों का स्कंदन हो जाता है और वस्तु सांचे में बन जाती है। जैसा भी अपने को बनाना है, यानी कि जो रबड़ का कोई भी सामान बनाना है उसका सांचा बना लेते हैं। मान लो अपने को एक चूहे का खिलौना बनाना है, तो चूहे का सांचा जो है वह एनोड का बना लेते हैं, और उस यानी कि उसको धनावेशित कर देते हैं सांचे को, और उसमें अगर रबड़ डाल देते हैं, और जैसे ही वो रबड़ डालेंगे तो वो धनावेशित तो रबड़ होता है और धनावेशित तो हमने जो सांचा लिया है वो हो जाएगा, और ऋणावेशित रबड़ होता है, तो दोनों संपर्क में आएंगे तो स्कंदित हो जाएंगे। बाद में उनको क्या है, उससे चार्ज हटा देंगे तो हमारे पास चूहे जैसा खिलौना बन जाएगा। फिर उसके बाद आता है रंजक के रूप में, डाइज के रूप में। कपड़ों में रंजक में प्रयुक्त रंग बंधक के कोलाइडी कणों पर रंजक अधिशोषित हो जाता है या उसका अधिशोषण हो जाता है। फिर आकाश का नीला रंग भी कोलाइडी विलयनों का ही अनुप्रयोग है। वायुमंडल में उपस्थित असंख्य धूल व जल के कण तैरते रहते हैं। ये कण नीले प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। केवल नीला प्रकाश ही प्रकीर्णन होता है, शेष अवशोषित हो जाता है। इसलिए ही आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि धूल के कण कोलाइडी कण ही हैं। फिर वर्षा में कोलाइडी कणों की क्या भूमिका होती है। बादलों में पानी की बूंदें वायु में प्रक्षेपित रहती हैं। जल वाष्प से संतर्प वायु में ठंडक में जल के कोलाइडी कण बन जाते हैं। इन कोलाइडी कणों का संघनन होने पर जल की बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगती हैं। कभी कभी विपरीत आवेशित बादलों के मिलने से स्कंदन हो जाता है, जिससे भी वर्षा हो जाती है। साइज बड़ा होने के कारण से वो एक जगह इकट्ठे नहीं रह पाते और गुरुत्वाकर्षण उन पर लगता है, तो वो नीचे बरसात के रूप में आने लगता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है रक्त जो है वो कैसे कोलाइडी, उसके बारे में बात करते हैं। रक्त एक कोलाइडी विलयन होता है जिसमें एल्बुमिन जल में प्रक्षेपित होता है। रक्त में ऋणावेशित कण होते हैं। रक्त के बहने पर ताज़ा फिटकरी विलयन में या FeCl3 विलयन डालने पर एल्यूमिनियम+3 या आयरन+3 आयनों द्वारा स्कंदन हो जाता है, जिससे रक्त का प्रवाह रुक जाता है, कोगुलेशन हो जाता है। रक्त में जो नेगेटिव पार्टिकल है और ऊपर से अपन ने पॉजिटिव डाल दिए तो उनका आपस में स्कंदन हो जाएगा। फिर आता है मिट्टी यानी सॉयल। उर्वर मिट्टी कोलाइडी होती है, जिसके कारण ये नमी तथा पोषक पदार्थों का अधिशोषण कर लेती है। वैसीले पदार्थ आधुनिक युग में प्रयुक्त बम अथवा गोले आदि में अनेक विषैले पदार्थों का प्रयोग होता है, जिसमें उत्तेजक धूम्रपट देते हैं, यानी स्मोक स्क्रीन देते हैं, जिसके कारण से जो है विरोधी पर आक्रमण किया जा सकता है। और ये विषैले पदार्थों का कोलाइडी विलयन ही होता है। जो ये स्मोक स्क्रीन होता है ये विषैले पदार्थों का
कोलाइडी विलियन ही होता है। इस प्रकार से अपन जो है इनको कोलाइडी विलियनों के एप्लीकेशन की बात कर सकते हैं। ये कोलाइडी विलियन का जो है चैप्टर पूरा हो गया है। इस प्रकार से अपने ये चैप्टर खत्म है। धन्यवाद।